नमस्ते सर। हाँ नमस्ते एजाज अहमद जी। आप नू के रहने वाले हैं, हरियाणा के, जी सर। है ना? 1 नवंबर 97 सुन रहे हैं? 4 नवंबर सर। 4 नवंबर। जी सर। अच्छा, नू के रहने वाले हैं। जन्म स्थान है सर मेरा वहाँ पे। हाँ हाँ। और आपने 10th में 90.50 और 12th में आपने 86% लिए, जी सर। भरतपुर। और उसके बाद ये सुबोध कॉलेज में चले गए, जयपुर, जी सर। है ना? 71.88%। जी सर। और अभी आप ग्राम विकास अधिकारी हैं, नहीं सर। है ना? नहीं सर। तो कहाँ पर हैं ग्राम विकास अधिकारी? नहीं सर, मैं अभी किसी जॉब में नहीं हूँ सर। अच्छा, आप नहीं हैं। जी सर। चलो ठीक है एजाज अहमद जी। आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, जी हिस्ट्री, सर। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी लिया आपने, जी सर। है ना? जी सर। तो हिस्ट्री क्यों लिया था आपने बीए में, सोचा होगा कुछ? सर मेरे पास 12th तक साइंस हिस्ट्री लेने के पीछे विज्ञान। कोई कारण? जी सर। सर 12th तक हाँ, मेरे पास विज्ञान वर्ग तो था। हिस्ट्री उसके क्यों पश्चात। लिया आपने? जी सर। सर मेरी विशेष रुचि भी थी आर्ट्स के नहीं, जो जब बीए। कला। जी सर। हाँ हाँ, आपको रुचि थी। जी तो हिस्ट्री को पढ़ने से क्या लाभ होता है आरएस में? सर, जब मेरे पास विज्ञान वर्ग था तो उसके पश्चात जब मैंने कला संकाय का चयन किया तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे उन हाँ, विषयों का चयन करना चाहिए जो कि इस परीक्षा में मेरे लिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। उसी क्रम में सर मैंने इतिहास का चयन किया, चूंकि मेरा एक रुचि भी थी इतिहास के व्यक्तित्व को जानना, इतिहास की घटनाओं पर विचार विमर्श करना। और चूंकि बहुत सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि सर इतिहास, किस प्रकार से हम। जी सर। प्रागैतिहासिक युग के बारे में जानते हैं? जी सर। प्रागैतिहासिक युग, जी सर। पैलियोलिथिक एज, जी सर। कौन ये सा रेंज? ये कितने वर्षों तक का है ये? सर अभी जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो सर 20 लाख वर्ष पूर्व से इसका प्रारंभ माना जाता है। और ये एक ऐसा इतिहास का एक ऐसा समय है सर इतिहास से पूर्व का जिसका कि हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभी तो हम विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां उनके आधार पर इसका अंतिम अनुमान ही काल, लगा सकते इसका अंतिम काल कौन सा अनुमानित है? हैं। नवपाषाण काल है सर, अभी मैं याद कर पा रहा हूँ जो सर। तो वो उसका क्या पीरियड है? सर उसका 10,000 BC तक है सर संभवतः। संभवतः, जी सर। एग्जैक्ट नहीं मालूम आपको? अम, ये होमोसेपियंस के बारे में पता है? जी सर, ये आधुनिक मानव का रूप माना होमियोस जाता है होम, सर। इसका विकास कब हुआ? सर इसका विकास अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है सर। और होमोसेपियंस का जो अ, विकास है सर, अभी मुझे उसका सर काल अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं क्षमा चाहूंगा सर। आपने अफ्रीका महाद्वीप से बताया इसका विकास, इसका कोई जी प्रमाण है आपके पास? कैसे कह सकते हैं आप अफ्रीका से ही विकास हुआ, ये कैसे कह सकते हैं? सर, अफ्रीका महाद्वीप से ही सर आधुनिक मानव की उत्पत्ति सर मानी जाती है। और जो भी सर जहां तक मुझे सर अध्ययन करने का इसका अवसर मिला सर। ये मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी है? जी सर। ये इस काल में मनुष्य क्या कर रहा था? सर मध्यपाषाण कालीन काल जो है मीसोलिथिक जो काल है उसको अपने माइक्रोलिथ से उपकरणों के कारण जाना जाता है। तो सूक्ष्म उपकरण थे जो कि जिनके कारण पॉलिशदार उपकरणों की जो शुरुआत हुई थी। और उपकरणों में एक नए प्रकार की तकनीक का विकास हुआ था। इसलिए सर ये मध्यपाषाण काल के इस रूप में जाना जाता है सर। बहुत अच्छा। आप मुझे बता सकते हैं कि मध्य पाषाण युग का भारत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा माना जाता है? सर भीमबेटका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है सर, जिनको प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए जाना जाता है सर। और बागोर भीलवाड़ा भी है सर, मध्य पाषाण कालीन स्थल है सर, जहाँ से प्राचीनतम पशुपालन का अवशेष मिलता है सर। वेरी गुड आजाद जी, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप, है ना?
पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी सर। कि राजनीति विज्ञान और राजनीति में क्या अंतर है? सर राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें राजनीतिक जो विषय होते हैं, चाहे वो संविधान हो, चाहे संविधान पर आधारित संविधानवाद की समझ हो, चाहे विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधारा हो, उन सब का अध्ययन किया जाता है। परंतु राजनीतिक कहीं न कहीं से राजनीतिक विज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है, जिससे कि हम अपने आम जनजीवन में भी व्यक्ति अनुभूत कर पाता है, और जो कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसके रूप में परिलक्षित होता है। राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? सर अरस्तु को कहा जाता है सर। अरस्तु की रचनाओं के नाम बताइए। सर पॉलिटिक्स है सर, उनकी एक फेमस रचना है सर, पॉलिटिक्स नाम से। आपने पढ़ी है या देखी है? नहीं सर, मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला सर। अच्छा अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि सितार होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जी सर। ये मध्यकाल में किसके द्वारा इजाद किया गया? सर अभी मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, अमीर खुसरो जी के द्वारा इसको इजाद किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के जन्म, जो हाँ उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ था, निजामुद्दीन औलिया साहब के जो शिष्य थे उनके द्वारा से। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कश्मीर को दिल्ली साम्राज्य का अंग किसने बनाया? सर सम्राट अकबर के द्वारा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को लाया गया था सर। अच्छा, एक सवाल कुरान शरीफ के बारे में। जी सर। कुरान शरीफ जो अभी हमें उपलब्ध है, पवित्र ग्रंथ है, ये जी कुरान शरीफ ओरिजिनल जो हमें अभी उपलब्ध है, क्या ये संशोधित नहीं लगती? सर कुरान शरीफ के अंतर्गत जो उल्लेख मिला है, जो ईश्वर के द्वारा जो उल्लेख किया गया है कि ये जो ग्रंथ है मेरे द्वारा लिखा गया है और मेरे द्वारा अवतरित जितने भी संदेश इसमें संकलित किए गए हैं, और मैं स्वयं कुरान शरीफ को सर जो जिब्रील दूत थे जो अल्लाह की तरफ से जो आते थे पैगंबर साहब के पास, इसको मौखिक रूप से सुनाते थे, उसके पश्चात पैगंबर साहब के द्वारा इसका लेखन कार्य करवाया जाता था, जो वर्तमान में मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर, इसका क्या मतलब है? सर इसका अर्थ ये है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके एकमात्र उनके पैगंबर हैं, रसूल हैं, और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। तो कुरान शरीफ में एक अल्लाह की बात की गई है, अल्लाह अकबर, है ना? जी एक ही ईश्वर है। जी। और वेदों में भी एको अस्ति द्वितीयो नास्ति सद विप्रा बहुधा वदंती कहा गया है, पढ़ा है आपने? जी सर। जी। और बाइबल में भी लिखा है गॉड इज वन। जी। वी शुड लव ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड बाय द गॉड। जी। इन तीनों में क्या अंतर लगता है आपको? सर मैं तो इनका सर्वसमावेशी रूप देखने का प्रयास करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो कि महात्मा गांधी जी भी जो बात बोलते थे कि सभी धर्मों का जो मूल तत्व है, जो मूल भावना है, वो एक ही है कि समस्त व्यक्ति को उसी परमात्मा में विलीन होना है, और आत्मा का जो परमात्मा में विलीन है, जो कि शंकराचार्य जी भी कहते हैं, तो मैं सर उसमें बिलीव करता हूँ। क्यों करा? एक मिनट आजाद जी, आपने अच्छा याद दिला दिया मुझे, एक अच्छी बात याद दिला दी गांधी जी के बारे में, मैं भूल जाता हूं हमेशा। गांधी जी का धर्म के बारे में क्या मानना था? सर गांधी जी कहते थे कि जो धर्म विहीन राजनीति वो एक सामाजिक पाप है। धर्म व्यक्ति को नैतिक आचरण की तौर पर उसका मार्ग प्रशस्त करता है। बिना धर्म के बिना व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो पाता। धर्म ही धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कहते थे वो? सर महात्मा गांधी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। वो कहते थे कि धर्म विहीन समाज नहीं होना चाहिए, अपितु धर्म पर होने वाली जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। धर्म का अर्थ सर उनका नैतिक आचरण से। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। सर वो धर्म को रिलीजन के अर्थ में नहीं देखते थे, अपितु सर वो नैतिक आचरणों के एक संकलन और समूह के रूप में धर्म को देखते थे। अच्छा, रिलीजन, मजहब और धर्म तीनों एक ही हो सकते हैं क्या? नहीं सर, तीनों में मूलभूत अंतर है सर, बहुत ही सूक्ष्म अंतर देखने को मिलता है सर इसमें, कि जो धर्म है वो एक नैतिक आचरण का पुंज है सर, जबकि जो हम वर्तमान स्वरूप में जो रिलीजन का जो
हिंदी रूपांतरण धर्म पढ़ते हैं सर, उसका अर्थ है कि पंथ से है सर, जैसे कि संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रयोग किया गया सर। बहुत अच्छे एजाज जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, आप किसी क्षेत्र के एसडीएम हैं, उपखंड अधिकारी हैं, आपके पास कई शक्तियां हैं और आपको रात को 2:30 बजे सूचना मिलती है कि आपके मुख्यालय से करीब 20-25 किलोमीटर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। उस दुर्घटना में कम से कम भी 10-20 लोग, 10-20 परिवार फंसे हुए हैं। आप आकस्मिक क्या निर्णय लेंगे? सर सर्वप्रथम तो जो ये मुझे सूचना मिली है, मैं इसके तथ्यों की जांच करूंगा कि ये सूचना सही है कि नहीं है। और दूसरा सर ये कि जब मैं इसकी पुष्टि कर लूंगा शीघ्रता से, उसके पश्चात मेरी प्राथमिकता रहेगी किस प्रकार से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां तक उपलब्ध हो सके जल्दी से जल्दी। तो जो भी स्वास्थ्य कर्मी होंगे उनके द्वारा जो अपना मेरा डिपार्टमेंट होगा उसके सहयोग से सर मैं वहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की जो उपलब्धता वो सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा सर। उच्च अधिकारियों को सूचना कब देंगे? जी सर, उसके पश्चात मैं सर यही कदम उठाऊंगा सर। उच्च अधिकारियों को सूचना सारी बातें करने के बाद देंगे? कंफर्म करने में देर हो गई सर, पहले मैं सूचना का शीघ्रता से पुष्टि करने का प्रयास करूंगा सर, उसके पश्चात ही सर मैं ये। जी सर, बहुत अच्छे एजाज जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो चाल आम दुख रही है, 1 घंटा तो भी सो जा जी। मस्त सो जा, लेट जाए। मैं पूछूं? जी सर, उपाध्याय सर पूछे, लोहिया सर पूछे। अच्छा, अहमद जी आवाज आ रही है आपको? जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार। वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करना हॉबी है आपकी? जी सर। और मेरा मुद्दा भी वही है। मुझे भी आपसे पॉलिटी और करंट अफेयर्स ही पूछना है, तो बहुत अच्छा हुआ कि चीजें मिल गई हैं। जी सर। जी बताएं, वर्तमान समय का सबसे चर्चित राजनीतिक मुद्दा बताइए, आपके लिहाज से क्या है? सर जब अभी माननीय राज्यपाल महोदय जो महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उनके द्वारा जो हिंदुत्व के ऊपर जो कि पत्र लिखा गया माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी को, तो वो एक मुझे लगता है कि एक राजनीतिक विषय है जिस पर मैंने अंतिम बार चर्चा की थी अपने मित्रों के साथ। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हाँ चलिए, क्या है पूरा इशू, थोड़ा बताइए मुझे। सर जो विपक्षी दल है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा निरंतर ये मांग की जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है पुनश्च हरिओम का, उसके द्वारा दोबारा धार्मिक स्थलों को खोला जाना चाहिए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो हमारा जो पुनश्च हरिओम का जो निर्णय है उसमें हमें धीरे धीरे ही धार्मिक स्थलों को खोलेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के उदाहरण भी हमारे समक्ष हैं कि जब मंदिर खोले जाते हैं उसके बाद कुछ लोग संक्रमित होते हैं, पुनः हमें द्वार बंद करने होते हैं। इसके कारण से उनका ये कारण दिया गया। तो माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इसको आगे बढ़ाते हुए निवेदन या इस प्रकार से एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आपको धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये जो राज्यपाल ने कदम उठाया है, ठीक ये संविधान सम्मत है कदम? सर राज्यपाल महोदय को ये संविधान में अधिकार दिए गए हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार वो फीडबैक भी लेते रहे राज्य की दशा को लेकर, परंतु जो इस प्रकार का जिसमें ये भाषा जो लिखी गई पत्र में, मुझे लगता है कि सर उस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को उससे बचा जाना चाहिए। राज्यपाल ने मतलब कहा जाए कि अपने पद, अपनी शक्तियों का मिसयूज किया है। कहीं ना कहीं सर ये मुझे एक राजनीतिक भाषा से प्रेरित पत्र लगता है सर प्रथम दृष्टया, परंतु इसमें एक संदेश भी छुपा हुआ है कि एक राज्यपाल जो कि एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसका दायित्व होता है कि जनमानस की जो आकांक्षाओं को समझे, उसके प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करे। लेकिन ये बताएं कि अन्य धार्मिक स्थल तो खुल गए हैं, फिर केवल हिंदुओं के धार्मिक स्थल बंद रखने का क्या औचित्य है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जो भी अन्य धार्मिक स्थल हैं वो भी बंद हैं वर्तमान में, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, पंढरपुर का जो हमारा विष्णु मंदिर है और जो हमारे हिंदू मंदिर है, सारे बंद ही हैं। और अन्य विपक्षी समस्त दलों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाए। अच्छा, ओके। मुख्यमंत्री और राज्यपाल का लड़ाई झगड़ा राजस्थान में भी हुआ था कुछ दिनों पहले। जी सर, थोड़ा उसके बारे में बताएं, वो क्या इशू था?
सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा आग्रह किया गया था कि आप विधानसभा का सत्र बुलाएं, परंतु राज्यपाल महोदय के द्वारा 6 निर्देशों को और 6 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज की गई कि किस प्रकार से विधानसभा में सत्र संचालित करते समय हम सुरक्षा संबंधी चीजों को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो उस पर उन्होंने थोड़ी आपत्ति की थी, जिसके पश्चात ये चीजें आगे बढ़ती हुई चली गई। तो उसमें उस मामले में आपको क्या लगता है, वहां भी राज्यपाल ने मिसयूज किया था अपनी सत्ता का? सर, उनके कंसर्न अपने स्थान पर हो सकते हैं सर, लेकिन संविधान सर जो कि सर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी अरुणाचल मामले में नाबाम तुकी मामले में ये निर्णय दिया गया था कि राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियां होते समय अधिक अधिकार नहीं है। तो उनके अपने कंसर्न हो सकते हैं, फिर भी सर माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह मानना उनके लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। विधानसभा का सत्र बुलाना यानी ये तो विवेकाधीन शक्ति होती भी नहीं है राज्यपाल की। सर, राज्यपाल महोदय के द्वारा स्वविवेकीय शक्तियां किस प्रकार से होंगी ये संविधान में स्पष्ट उल्लेखित तो नहीं है, परंतु क्या उनके संवैधानिक स्वविवेकीय अधिकार के दायरे में आएगा, ये सुनिश्चित करने का निर्णय भी स्वयं राज्यपाल महोदय के कार्यक्षेत्र में आता है। वेरी गुड। और एक राज्य में चलते हम लोग, पश्चिम बंगाल। जी सर। वहां भी खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सीएम और राज्यपाल के बीच में। जी सर। थोड़ा वहां के बारे में चर्चा करें। वहां भी राज्यपाल कुछ चिट्ठियां लिखते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। जी सर। क्या है विवाद, बताइए, वहां क्या समस्या है? सर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महोदय जो श्री जगदीप झाकड़ जी हैं, उनके द्वारा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उन पर निरंतर आरोप लगाया जाता है कि वो विपक्षी दलों के आवाज दबाने का प्रयास करते हैं या फिर अराजकता का एक वातावरण तैयार हुआ है राज्य के अंदर, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और संवैधानिक जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं टूट रही है, ऐसा राज्यपाल जी का कहना है, जिस पर कि राज्य सरकार का जो रुख है वो थोड़ा सख्त है। इसके कारण सर ये चर्चा में रहता है। वहां क्या स्थिति है? वहां तो राज्यपाल को कई बार यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दिया जाता है, वो जाते हैं तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के। जी सर, मुझे लगता है कि सर जो राज्यपाल है वो एक व्यक्ति नहीं, अपितु तो एक संस्था है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं सर, उसके पद की जो गरिमा है उसे बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा या मनभेद या मतभेद हो सकते हैं, अपितु उस पद का सम्मान सभी को करना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों या घटनाक्रमों से बचने का प्रयास करना। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में भी विवाद है राज्यपाल का मुख्यमंत्री सरकार के साथ। जी सर। क्या वहां क्या विवाद चल रहा है? सर क्षमा चाहूंगा सर, इस बारे में मुझे अधिक विस्तार की जानकारी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। केरल में भी हुआ है विवाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री का। जी सर। थोड़ा बताएं वो क्या विवाद रहा है? सर, केरल के राज्यपाल महोदय माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब वहाँ के जो राज्यपाल हैं, तो केरल की जो वामपंथी सरकार है उसके द्वारा सीए विरोधी प्रस्ताव जो विधानसभा के अंतर्गत पारित किए गए, तो राज्यपाल महोदय ने उस पर अपना एक निर्णय लेते हुए ये कहा कि किसी भी विधानसभा को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करे। और उन्होंने मंच पर भी इस बात को कहा है कि विरोध दर्ज करना लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु इस प्रकार से संसदीय परंपराओं को उल्लंघन करना भी भारतीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वेरी गुड। तो ये बताइए, राज्यपाल इतना विवादास्पद पद है हमारे देश में, तो क्यों नहीं इसको खत्म कर दिया जाता है? सर, भारत एक संघीय ढांचा है और भारत राज्यों का संघ है, जैसा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और भारत चूंकि सदियों से सर एक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पददलित होता आया है, इसके कारण हमें एक मजबूत संघ की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा हमने एक संघ का निर्माण किया और उस संघ का राज्य में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए हमने एक एजेंट के रूप में राज्यपाल पद का सृजन किया। और ये आवश्यक भी है कि राज्य कहीं ना कहीं मनमानी ना करें और राष्ट्रीय हितों पर राज्य हितों को प्राथमिकता ना दें। क्या कर सकते हैं हम राज्यपाल के पद को प्रभावी बनाने के लिए? पुंछी आयोग ने क्या कहा है इसके लिए? सर, पुंछी आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि कोई भी राज्यपाल को नियुक्त करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वो किसी विशेष राजनीतिक दल के द्वारा संबद्ध ना रहा हो, उसका कोई प्रशासनिक अनुभव रहा हो, या फिर वो उस राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका में ना हो जिस राज्य को उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाना है,
किसी अन्य राज्य का वो व्यक्ति हो और एक अलग प्रकार का उसका एक निष्पक्ष व्यक्तित्व रहा हो भूतकाल में सर। राज्यपाल की नियुक्ति व्यवस्था को बदलने की भी बात की थी पुंछी आयोग ने, है जानकारी आपको, क्या कहा था उन्होंने? समझ चाहूंगा सर मुझे इस बारे में क्या। सरकारी आयोग और पुंछी आयोग में क्या अंतर था राज्यपाल से जुड़ी सिफारिशों को लेके? सर मूलभूत रूप से कुछ बातें तो सर समान थी, परंतु उनका जो कहना था कि प्रशासनिक शुचिता के दृष्टिकोण से और राजनीतिक निष्पक्षता के लिए जो राज्यपाल का पद है उसे निष्पक्ष होने की आवश्यकता है और उसके लिए कुछ ऐसे लोगों का ही चयन किया जाना चाहिए सर कि जो कि राजनीतिक दलों से और विशेष विचारधारा से जुड़े हुए ना हो। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ललित जी। जी सर, राजेश सर। जी राज जी, सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्ते सर। करंट के मुद्दे में पूछते हैं, पाकिस्तान को भी काली सूची या ग्रे लिस्ट में डालने की बात हो रही है, कौन सी संस्था है? सर ये FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके द्वारा जो पाकिस्तान राज्य है, पाकिस्तान जो देश है उसको काली सूची में डालने की बात हो रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो या टेरर फंडिंग जैसे जो कार्य हैं जिनमें कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व माना जाता रहा है, उसके कारण सर इसको ब्लैक लिस्ट में करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, IPL भारत में क्यों नहीं हो रहा है? सर कोरोना संक्रमण को देखते हुए सर विभिन्न प्रकार के सुरक्षा दिशा निर्देशों के कारण भारत में IPL का आयोजन नहीं किया जा रहा है सर। तो जैसी स्थिति अभी दुबई में है, शारजा में है, वैसी सुविधाएं भारत सरकार नहीं दे पाती थी सर। कहीं ना कहीं जो संक्रमण का स्तर है और जो कम्युनिटी स्प्रेड का जो खतरा है सर, उसके कारण हमें थोड़े अपने कदमों को सहजता से रखने की आवश्यकता थी। उसी क्रम में सर भारत सरकार और विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। नहीं, स्टेडियम में तो दर्शक है ही नहीं, फिर कैसे? फिर भी सर विभिन्न प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं जो खेल से संबंधित, जो कि एक आवश्यक तत्व होता है किसी भी मैच को आयोजन कराते समय, उसके लिए सर एक कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बना रहता है सर। उसके कारण उसके मद्देनजर हमें ये करना पड़ा सर। ये बताइए, रिको क्या? रिको सर ये रिको राजस्थान प्रदेश के अंदर राज्य के औद्योगिक विकास को दिशा देने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसका गठन 1980 में किया गया था सर। विभिन्न प्रकार के एग्रो फूड पार्क्स हो चाहे सेज हो, इनका सबका संचालन करने का कार्य करती है और विभिन्न प्रकार किस प्रकार से कि राजस्थान प्रदेश के अंदर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और उद्योगों को एक नई दिशा दी जाए और जो पुराने बंद पड़े उद्योग हैं उनको नया जीवन किस प्रकार से दिया जा सकता है, उसके लिए निरंतर प्रयास करती है सर। हरियाणा से एक नहर आती है, गुड़गांव नहर। जी सर। वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? सर राजस्थान में सर ये नहर जुरेरा है, कांकनखोड़ी गांव, वहां से सर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में सर इसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर है। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में एक विवादित निर्णय लिया है कि उसी राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी? सर मध्य प्रदेश राज्य की जो सरकार है उनके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री हैं जो वहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य दिया गया कि राज्य के जो हमारे मूल निवासी है उनको ही 100% रूप से राज्य की जो रोजगार है उनमें नियोजन का अवसर दिया जाएगा। आपका मूल निवास हरियाणा है, राजस्थान? सर हरियाणा है सर मूलतः। हाँ, तो क्या राजस्थान में ऐसा लागू होना चाहिए? सर भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 16 है सर, उसका जो क्लोज 2 है वो ये कहता है कि भारत में किसी भी नागरिक को जाति धर्म मूल निवास के आधार पर नियोजन में अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता सर। और दूसरा सर भारत एक संघीय ढांचा है जिसमें एकल नागरिकता की संकल्पना को स्वीकार किया गया है, जिसमें कि राज्य का नागरिक नहीं होता कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक होता है। मुझे लगता है कि सर सभी लोग इस भावना का पालन करेंगे तो देश का जो संघीय ढांचा वो मजबूत होगा। मतलब जो MP के मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो आपकी दृष्टि में गलत है? सर उनके अपने कंसर्न्स हो सकते हैं कुछ, चाहे वो राजनीतिक उनकी बाध्यताएं हो, चाहे उनकी कुछ प्रतिबद्धताएं रही हो, परंतु इस प्रकार का जो निर्णय है वह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था
वहाँ की एलडीसी परीक्षा में, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। चलिए, यूपीएससी जिहाद शब्द चर्चित रहा था, क्या है ये? सर ये उत्तर प्रदेश के एक न्यूज चैनल है सुदर्शन टीवी, और उनके जो मुख्य एडिटर हैं अशोक चौहान जी, उनके द्वारा इस प्रकार की एक विचार रखा गया है कि यूपीएससी में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको अधिक अवसर दिया जा रहा है, अन्य जो लोग हैं उनको कम अवसर दिया जा रहा है, या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो विषय हैं जैसे कि उर्दू साहित्य है उसमें अधिक नंबर दिए जा रहे हैं, और जो इंटरव्यू है उसमें भी इस प्रकार का पक्षपात देखने को मिल रहा है। इसको लेकर उन्होंने सर इसको आवाज दी थी। गुड। एक आपने शब्द सुना है गजवा ए हिंद? जी सर। क्या अर्थ है इसका? सर ये कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति, विशेष तौर पे जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा इस प्रकार के शब्दों का निरंतर प्रयोग किया जाता रहा है। इसका अर्थ है कि अंतिम रूप से जो गजवा होगा, अर्थात जो जिहाद की जो युद्ध होगा, वो उन लोगों के विरुद्ध होगा जो कि मूर्ति पूजक लोग हैं। तो चूंकि वर्तमान में विश्व में एक ही मूर्ति पूजक देश है जो कि भारत भूमि है, तो इसलिए उनका मानना है कि जो गजवा हिंद होगा वो अंततः हिंदुस्तान के विरुद्ध होगा। अच्छा, 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी कब घोषित किया था? सर ये 2019 के में घोषित किया गया था सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पहली बार ऐसा कब गैर कानूनी कब घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट? सर साहबानो केस था एक 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय पर। उस समय साहबानो जी एक वृद्ध महिला थी जिनको की तलाक बिद्दत की जो एक प्रणाली है इसके द्वारा उनको पीड़ित किया गया था, तो उन्हें गुजारा भत्ते के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इन्हें गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, और एक लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ विषय है, और तब उन्होंने कहा था कि ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेट असाइड। जैसे हिंदुत्व शब्द के बारे में कुछ बता सकते हैं? हिंदुत्व शब्द जी सर, क्या होता है? हिंदुत्व सर एक राजनीतिक विचारधारा है जिसकी जो नींव है वो वीडी सावरकर के द्वारा रखी गई थी। ये मुस्लिम लीग जो तत्कालीन भारतीय मुस्लिम लीग थी जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, तो उनके विरोध में और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में इसका प्रतिपादन किया गया था। वर्तमान में भी कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा इसे अपना राजनीतिक आदर्श माना जाता है, और इसके आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास भी किया जाता है। ऐसा ही कुछ मुस्लिम धर्म में भी है क्या, हिंदुत्व के जैसा कोई विचारधारा? सर वहां भी विचारधारा है जिसको कि देवबंद विचारधारा के लोग मानते हैं, जहां तक मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, वो भी इस प्रकार की कट्टर विचारधारा से प्रेरित है। सर एजाज जी सर। क्या अर्थ है आपके नाम का? सर मेरे नाम का अर्थ है कि रेस्पेक्ट देने वाला, और यदि इसे पर्शियन भाषा में देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि सर तीक्ष्ण बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति। तो मूलतः फारसी शब्द है ये? नहीं सर, ये मूलतः तो अरबी शब्द है, लेकिन फारसी में भी इसका सर चूंकि ये जुड़े हुए साहित्य हैं इसके कारण इसका फारसी में भी अर्थ निकाला जाता है सर। राइट। तो ये मेवात जिले का नाम बदलकर अभी नू किया गया है? जी सर। नू क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ? सर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो इस पर तर्क रखे गए कि जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनके द्वारा निरंतर ये मांग की जा रही कि जिला का जो नाम है वो वहाँ के हेडक्वार्टर के नाम पर ही होना चाहिए, और चूंकि यहाँ का जो हेडक्वार्टर था वो नूह था। और दूसरा सर मेवात एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र है जो कि कई राज्यों में फैला हुआ है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में भी है सर, उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में भी है सर। तो इस सांस्कृतिक जो एक पहचान है सर वो बनी रहे, और इसका जो जिले का नाम है सर वो हेडक्वार्टर के ऊपर रखा जाए सर। ओके। अच्छा ये बताएं कि राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं? सर 7 जिले हैं सर राजस्थान। कौन से? हनुमानगढ़ है सर, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। राइट। और सबसे कम कौन सा जिला स्पर्श करता है? तो सर अभी मैं रिकॉल नहीं करता। ठीक है। और हरियाणा के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? सर हरियाणा के 7 जिले स्पर्श करते हैं सर राजस्थान की सीमा। बताएं कौन से? सर सिरसा है, फतेहाबाद है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवानी है और नूह है सर। हो गए 7 हो गए? सॉरी सर मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ सर, मैंने बताइए। फतेहाबाद है, सिरसा है और महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवानी है, नूह है और
संभवतः सर एक और रह गया सर। ठीक है, हिसार सर, हिसार। आपका अध्ययन क्षेत्र जयपुर रहा है। जी सर। तो जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर सवाई जयसिंह के द्वारा इनकी जयपुर की स्थापना 17 अक्टूबर 1727 को की गई थी सर। ठीक है, ये बड़ा एक पॉपुलर प्रश्न पूछा जाता है कि सवाई जयसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह में क्या अंतर था? सर मिर्जा राजा जयसिंह का जो काल है वो पूर्व में आता है और सवाई जयसिंह जी बाद में आते हैं। और सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि जो दी गई थी वो मुगल सम्राट के द्वारा दी गई थी। सवाई का अर्थ होता है यानी कि 1.25 के लगभग सर, अर्थात कुछ अधिक। तो दोनों में सर काफी भेद है सर इसको। राइट। और मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? सर एग्जैक्टली तो सर मुझे याद नहीं, लेकिन आपकी अनुमति हो तो सर मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूं। बताएं। सर मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी सर मिर्जा की उपाधि दी जाती थी सर। जैसे कि मिर्जा की उपाधि उन्होंने अपने नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना साहब को भी दी थी और मिर्जा की उपाधि उन्होंने मान सिंह जी को भी दी थी सर। अच्छा, ये बताइए कि खानवा का युद्ध कब किसके बीच लड़ा गया था? सर खानवा का युद्ध रूपवास तहसील भरतपुर में 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था सर, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में सर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि दो शब्द पढ़ते हैं हम, एक तो IQ जी, एक होता है EQ। जी क्या डिफरेंस है? सर EQ जो है सर वो एक वृहद संकल्पना है। वर्तमान में इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में जिस प्रकार का सर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का निर्माण की जो संकल्पना नई शिक्षा नीति में भी की गई है, EQ का सर अर्थ होता है कि व्यक्ति किस प्रकार से दूसरे के संवेगों को समझता है और उन पर रिएक्ट करता है और किस प्रकार से फीडबैक लेता है और उसके बाद सुधार की भावना से प्रयास करने का प्रयास करता है। राइट। और ये IQ सर एक व्यक्ति की तीक्ष्णता यानी कि या फिर स्मरण शक्ति को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। राइट। अच्छा, बताएं कि एक प्रशासक में IQ और UQ में कौन सा गुण ज्यादा महत्वपूर्ण है? सर मुझे लगता है कि सर EQ अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि एक प्रशासक जन समुदाय के संवेगों को नहीं समझेगा, उनकी समस्याओं को परानुभूति के रूप में नहीं देखेगा, तो वो अच्छे तरीके से उन समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास नहीं कर पाएगा सर। राइट। अच्छा, एक कथन चर्चित है कि लोक सेवकों का मानसिक दृष्टिकोण पथरीला हो गया है। कथन समझे, लोक सेवकों का मानसिक दृष्टिकोण पथरीला हो गया, इसका अर्थ बता पाएंगे? सर मैं प्रयास कर सकता हूँ सर। हाँ, प्रयास करिए। जहां तक सर मैं इस वाक्य को समझ पा रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन में एक जो स्थिरता है और जो एक निष्ठुरता और जड़ता का जो भाव है, यानी कि जन सामान्य के संवेगों को ना समझ पाना, और यदि हम एक प्रशासक के रूप में जन सामान्य के संवेगों को नहीं समझ पाएंगे तो उसके प्रत्युत्तर में उनके लिए समाधान भी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसके कारण से जो एक लोक कल्याणकारी राज्य का जो मार्ग भारतीय संविधान देखता है वो कहीं ना कहीं साकार नहीं हो पाएगा सर। राइट। अच्छा, बताएं शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है? सर शासन कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि या फिर उच्च स्तर पर जो शासन को संचालित करने वाली संस्था का रूप हो सकता है। लोकतंत्र में चूंकि संसद या एक ऐसी सर्वोच्च संस्था होती है और तानाशाही में सर एक सम्राट या राजा के रूप में इन शक्तियों का समावेश कर दिया जाता है। प्रशासन शासन के किए गए निर्णयों या बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने वाली संस्थाओं का नाम है। राइट, ठीक है। उपाध्याय सर। हाँ जी, एजाज जी। जी सर। आपने खूब अध्ययन कर रखा है, अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू से आप सेटिस्फाइड हैं? सर सुधार की भावना तो सर निश्चित तौर पे सर सुधार के लिए आप जैसे लोगों को मार्गदर्शन रहेगा सर। आप संतुष्ट हैं इस इंटरव्यू से? नहीं सर, मैं तो महत्वाकांक्षी हूँ सर कि निरंतर प्रयास करना चाहिए और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पर और सुधार करेंगे सर। ऐसी शक्लें वहां मिलेंगी आपको इंटरव्यू बोर्ड में, हमारे जैसे लोग ही मिलेंगे आपको, है ना। एक तो आप थोड़ा स्पीड से बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोलें, हालांकि समझ में आ रहा है, थोड़ा धीरे बोलें। एक आपने शुरू में कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, जैसे सितार के बारे में मैंने पूछा, जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। और ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा बेटर है। और आपके लिए सलाह इतनी सी है कि एक बार और मौका आप दें, जी सर, है ना। उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको
एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका और बढ़ेगा। जितनी मेरी सलाह है आपको। बहुत अच्छा आपने जवाब दिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, लोहिया सर। जी अहमद जी, बहुत अच्छा, मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छा है आपका सिलेक्शन तो जरूर होना चाहिए मेरे अनुसार। मीन्स आपका जैसा रहा हो, अदरवाइज इंटरव्यू तो अच्छा है, बाकी तो और जितना एफर्ट करें और मेहनत करें और अच्छा तो गुंजाइश हमेशा होती है होने की। तो मॉक 1-2 जैसा सर ने कहा बिल्कुल कि और जितना आप अभ्यास कर लेंगे, 1-2 मॉक और देंगे तो और बेटर हो जाएगा। लेकिन आपको नॉलेज भी अच्छी है, बोल भी रहे हैं बहुत संतुलित, आप बहुत सधा हुआ, अप्रोच अच्छी है आपकी, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ आपसे। थैंक यू सर। जी राजेश। जी आजाद जी, जैसा उपाध्याय सर और लोहिया सर ने कहा, मैं भी काफी संतुष्ट हूँ। लेकिन अपेक्षा यही रहेगी कि फाइनल टच दीजिए बस अपनी तैयारी को, और करंट पे जो मुद्दे हैं उन पे अपनी विचारों को और मतलब स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और एक आपने जैसे ये बताया 3 तलाक वाला, इसका डेट आप ध्यान रखना, ये अगस्त 2017 में इसको गैर कानूनी घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जी सर, सायरा बानो केस था सर। जी बिल्कुल याद आ गया। चलिए अच्छी बात, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हाँ एजाज, आपका व्यक्तित्व वाला पक्ष देखें तो अच्छा व्यक्तित्व, एक प्रशासक का व्यक्तित्व झलकता है। शब्द चयन अच्छा है, आवाज भी आपकी अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज भी काफी प्रभावित करने वाली है, और ज्ञानात्मक पक्ष भी आपने बहुत अच्छा तैयार कर रखा है। कुछ छोटे छोटे सुधार अगर आप कर लेंगे तो एकदम परफेक्शन के बिल्कुल पास पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर अब तक लगभग 30 के आसपास मॉक हो चुके हैं, उनमें अगर आपको रैंकिंग दी जाए तो जो शुरू के अब तक के जो सबसे अच्छे मॉक हुए हैं, 3 मॉक या 2 मॉक, उनमें आपका नंबर हम डालेंगे कि सबसे मॉक में आपका स्थान आता है। तो बहुत शुभकामनाएं, अच्छे सेकंड मॉक के लिए और बेहतर तैयारी के साथ उपस्थित होइए। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मनोज जी।